प्यारे बच्चों, अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। उस अगले चैप्टर का नाम है साख। साख एक बैंकिंग प्रणाली का एक प्रमुख अंग है और इस साख के अंतर्गत समझते हैं जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या हमारी आवश्यकताओं की जो पूर्ति करने के लिए हमारे पास रखे हुए रुपयों का उपयोग कर लेते हैं, इसके बावजूद हमको ऋण की आवश्यकता पड़ती है या कुछ रुपयों की आवश्यकता पड़ती है और वो रुपए पैसे हमारे पास नहीं रहते हैं, तो एक ऋण के रूप में हमको अन्य स्थानों से उस मुद्रा या उस रुपए की प्राप्ति करना पड़ जाता है। जैसे कि बैंकिंग प्रणाली है, बैंक के द्वारा या साहूकार के माध्यम से, अपने रिश्तेदारों के माध्यम से या अपने मित्र के माध्यम से या कई प्रकार के ऐसे वित्तीय संस्थाएं हैं उनके माध्यम से। और ये सब जो हमको ऋण प्रदान करते हैं उसके लिए बहुत सारे फॉर्मेलिटी, उसके लिए बहुत सारे हमको शर्त देना पड़ता है। और वो ये जितने भी ऋण देने वाली संस्थाएं हैं, बैंकिंग जो भी है, साहूकार है, ये हमारे वित्तीय आकलन को देखकर ही ऋण एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर प्रदान करती है। तो यही वित्तीय आकलन को देखकर एक ऋण प्रदान करना, यही साख कहलाता है कि किस प्रकार से इसका व्यवसाय है, कौन सा व्यवसाय है, कितने बजट का व्यवसाय है, कितना बड़ा व्यवसाय है, ये सारे वित्तीय आकलन देखकर कोई भी ऋण प्रदान करता है। और इससे कई प्रकार की मुद्रा की प्राप्ति हो जाती है और एक निश्चित समय में उसकी वापसी एक ब्याज के साथ में कर दिया जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। एक व्यक्ति सुरेश नाम का, और वो एक मासिक आय के आधार पर कर्मचारी है, उसको एक मकान बनवाना है। अपने मकान बनाने के लिए वो बैंक से ऋण प्राप्त करता है और उस ऋण के बाद में अपना मकान तैयार करता है। उस ऋण के माध्यम से भी मकान से लगे हुए बहुत सारे दुकान या कारीगर, ये सबको अतिरिक्त आय प्राप्त हो जाता है। और जब सुरेश का मकान बनकर तैयार हो जाता है तो कुछ दिन तक के लिए उसका मकान बंधक रहता है, क्योंकि ऋण प्राप्त करने के लिए कुछ संपत्ति को बंधक रखना जरूरी होता है। 10 वर्षों के बाद में पूर्ण रूप से वो ऋण को चुकता कर देता है और इस प्रकार से सुरेश को एक नवनिर्मित मकान मिल जाता है, और वो भी ऋण के माध्यम से, जो अपने एक सीमित आय से कभी भी बना नहीं सकता था। और वो एक बैंक के माध्यम से ऋण प्राप्त करके एक सुंदर नवनिर्मित मकान तैयार कर लेता है। तो इस प्रकार से एक साख के आधार पर, एक बंधक के आधार पर उसको ऋण मिल जाता है। इसी प्रकार हम उसके विपरीत देखते हैं कि बैंक तो ऋण प्रदान करती है, लेकिन कई बार ऋण ग्रस्तता या ऋण के
बढ़ जाने के कारण या उसको चुकता नहीं कर पाने के कारण एक ऋण प्राप्त करने वाला अपने आप को बोझिल महसूस करता है और कई प्रकार की परेशानियों में डूब जाता है और उसकी संपत्ति भी जब्त हो जाती है। तो कई बार साहूकार, बैंक या कई ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं ऋण चुकता नहीं कर पाने की स्थिति में उनकी जो संपत्ति, उनकी जो बंधक को नीलामी भी कर सकती है। इसी ऋण के कर्ज के बोझ से किस प्रकार से एक कृषक किस प्रकार से सामना करते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से इसको भी समझते हैं। एक कृषि कार्य करने वाली स्वप्ना जो मूंगफली की खेती करती है और उनको आशा रहती है कि उस मूंगफली की खेती की पैदावारी हो जाने के बाद में सारे कर्ज को वो चुकता कर देगी और उस मूंगफली की खेती के लिए वो बहुत सारे साहूकारों से कर्ज ले लेती है। कर्ज लेने के बाद में मूंगफली में कीड़े लग जाते हैं और कीड़े लग जाने के कारण स्वप्ना को बहुत सारे कीटनाशक दवाइयां खरीदना पड़ता है, फिर भी अपने फसल को वो नहीं बचा पाती और जब उत्पादन होता है तो उससे इतना आय प्राप्त नहीं हो पाता कि वो साहूकार का ऋण को चुकता कर पाए। उस ऋण को चुकाने के लिए उसको दूसरी बार कर्ज लेकर फिर से फसल उत्पादन करती है वो, और फसल उत्पादन करने के बाद में उस वर्ष भी सामान्य फसल प्राप्त होती है और सामान्य फसल प्राप्त होने से उस साहूकार के कर्ज को चुकाने में समर्थ नहीं हो पाती और वही जो कर्ज कुछ वर्षों के बाद में वो 3 गुना ब्याज के साथ में और उसका मूल जो रकम होता है उसके साथ में एक बड़ी रकम बन जाती है जिसको सपना को चुका पाना मुश्किल हो जाता है और उसके बाद में अपने जमीन का एक टुकड़ा बेचकर वो उस ऋण को चुकता करती है। तो इस प्रकार से ऋण एक तरफ से सोचा जाए तो अच्छी स्थिति भी है वो, यदि समय पर उसको चुकता कर दिया जाए। समय पर चुकता नहीं करने पर वो एक भारी रकम बन जाता है और एक बोझ बन जाता है जो आम व्यक्ति के लिए वो बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार से साख के आधार पर कैसे ऋण लिया जाए, कैसे वापस किया जाता है ब्याज के दर पर, इसके बाद में आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। ऋण के आवश्यक शर्तें। कोई भी ऋण देते हैं, ऋण जो दाता होते हैं तो ऋण लेने वाले के पास में क्या शर्त रखते हैं जिससे उनको ऋण प्राप्त हो जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ऋण के आवश्यक शर्तें कौन कौन से हैं। पहला जो है समय। जब भी ऋणदाता ऋण किसी को देता है तो समय अवधि एक रकम का समय के अनुसार से किस्त में बांध देता है कि प्रति माह या 1 वर्ष, 2 वर्ष या 5 वर्ष, इस प्रकार से जितने वर्ष रहेगा उसको किस्तों में विभाजन कर देता है। अब उस निर्धारित समय पर उसको ब्याज के साथ में मूल रकम की वापसी कर दिया जाएगा। ये ऋण की शर्त है जिसका पालन करना पड़ता है। दूसरा जो है वो है जमानत। किसी भी प्रकार के ऋण अगर दिया जाता है तो उस ऋण में कोई भी जो ऋणदाता है वो जमानत, किसी भी प्रकार के एक व्यक्ति का जमानत मांगता है और यदि वो ऋण
लेने वाला उस रकम की अदायगी नहीं कर पाता तो उसके जमानतदार से उस रकम को वसूला जा सकता है। इसलिए जितने भी ऋण देने वाले हैं वो एक जमानतदार की मांग करता है और जमानतदार के आधार पर उसको ऋण दिया जाता है। उसके बाद तीसरा जो है गिरवी। जितने भी ऋण देने वाले हैं, चाहे बैंक है, साहूकार है या कई वित्तीय संस्थाएं हैं, कोई भी गिरवी के माध्यम से संपत्ति या कोई भी बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट का बॉन्ड पेपर है या खेत की ऋण पुस्तिका है, घर का कोई भी दस्तावेज है, इसके आधार पर उसको बंधक बनाकर ऋण प्रदान कर देती है और उसकी अदायगी के बाद में उसकी जो बंधक संपत्ति है, जितने दस्तावेज है उनको वापस कर दिया जाता है। ये है ऋण की शर्तें। आगे चौथा नंबर है वो है ब्याज की दर। जब भी ऋण दिया जाता है तब वो ब्याज की जो दर है उसको बता दिया जाता है कि कितना प्रतिशत ब्याज के आधार पर आपको ऋण दिया जाएगा। सामने जो ऋण लेने वाला कोई भी व्यक्ति है वो भी समझ जाता है कि मुझको इतना प्रतिशत वार्षिक या मासिक आधार पर ब्याज देना है और उस ब्याज की रकम की अदायगी मूल्य जो रकम के साथ में कर देना है। तो कोई भी ऋण देने वाला है एक निर्धारित ब्याज दर 4%, 8% या जितने भी प्रतिशत के आधार पर उसको बता दिया जाता है और ऋण लेने वाला भी समझ जाता है कि मुझको इतने प्रतिशत ब्याज दर पर उस रकम की वापसी करना है। तो ये ऋण के लिए आवश्यक कोई भी व्यक्ति, कोई भी उद्योगपति या कोई भी आवश्यकता के आधार पर ऋण लेता है तो उसके लिए आवश्यक शर्तें हैं। इसके बाद में 30 वर्ष बाद में मुद्रा का किस प्रकार से प्रचलन होगा या 30 वर्ष के बाद मुद्रा का स्वरूप क्या हो सकता है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला जो है इसमें प्लास्टिक मनी का प्रचलन। आज जो कागजी मुद्रा का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है और कागजी मुद्रा ज्यादा दिन तक के टिकाऊ नहीं रह पाता और बार बार लेन देन में उसमें घिसावट या फट जाने का उसमें आशंका बने रहता है। तो इसको समाप्त करके कुछ वर्षों के बाद में प्लास्टिक मनी का प्रचलन शुरू कर दिया जाएगा जो लंबे समय तक के वो लेन देन में काम आ सकता है। तो 30 वर्ष बाद में मुद्रा का जो प्रचलन इसी प्रकार से प्लास्टिक मनी के लेन देन से किया जाएगा और सरकार इसका प्रचलन पर ज्यादा से ज्यादा जोर देगी। उसके बाद तीसरा जो है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो अभी अभी शुरू हो चुका है और इसका प्रचलन 30 वर्षों के बाद में और ज्यादा तेजी से देखने को मिलेगा। ई बैंकिंग एक इंटरनेट बैंकिंग है जो मुद्रा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका लेन देन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन किया जा सकता है। तो ई बैंकिंग का प्रचलन भी तेजी से बढ़ता जाएगा और 30 वर्षों के बाद में मात्र यही एक माध्यम होगा कि बैंकिंग या किसी से लेन देन, ये ई बैंकिंग के अंतर्गत आएगा। तीसरा जो है
NEFT द्वारा भुगतान, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसका भी प्रचलन का शुरुआत अभी हो चुका है नेफ्ट के माध्यम से। एक बैंक से दूसरे बैंक में हस्तांतरण करना है, यदि बड़ा रकम हस्तांतरण करना है तो नेफ्ट के माध्यम से। यदि कोई भी छत्तीसगढ़ का बैंक है तो दिल्ली, मुंबई, जहां कहीं भी हो, उसका रकम का ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा। या एक व्यापारी है, दूसरे व्यापारी के पास में यदि मनी ट्रांसफर करना है तो ये नेफ्ट के माध्यम से, ये भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में उसको, या एक बैंक से दूसरे बैंक के माध्यम से उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, या मोबाइल के माध्यम से उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये नेफ्ट के माध्यम से भी एक मुद्रा का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और 30 वर्षों के बाद में सिर्फ इसी का प्रचलन आम लोगों पर देखने को मिलेगा। और ये सबसे सुविधाजनक, इसमें किसी भी प्रकार से चोरी या ले जाने में परेशानी नहीं होती है, क्योंकि नेफ्ट के माध्यम से इसमें कितना भी बड़ा रकम हो, उसको ले जाने में या देने में या लाने में या निकालने में कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। सीधा सीधा उसके फंड में ट्रांसफर हो जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के खाता में उस रकम का ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये सुविधाजनक एक बैंकिंग प्रणाली है। चौथा जो है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है। एक निश्चित समय में किसी भी फंड का हस्तांतरण कर देना, सकल आधार पर हस्तांतरण कर देना, एक निश्चित समय रहता है कि 4 बजे से 4:30 बजे या 7 बजे से 4 बजे, इस प्रकार से एक निश्चित समय इसमें रियल टाइम वास्तविक समय इसमें निर्धारित किया जाता है, उस फंड का हस्तांतरण कर दिया जाता है। तो इसका भी प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसका शुरुआत भी हो चुका है। इसके बाद में और जो मुद्रा का स्वरूप आता है वो है क्रेडिट डेबिट कार्ड का उपयोग। क्रेडिट कार्ड, कोई भी बैंक जो है अपने खाता धारक को एक क्रेडिट कार्ड जारी करता है, और वो क्रेडिट कार्ड के आधार पर उनके खाते में रकम ना होते हुए भी उसको किसी भी प्रकार के वस्तु को खरीदने का या कोई भी सामान खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सुविधा प्रदान करता है। जैसे ही उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है, उसके बाद में उसमें से वो बैंक उस जितने भी रकम खर्च किया है उसको वो बैंक काट लेता है। यदि निर्धारित समय पर वो रकम जमा नहीं करता है तो उसके बाद में फिर एक उचित ब्याज दर के आधार पर उस रकम को वापस उस बैंक के द्वारा लिया जाता है। डेबिट कार्ड, जितने भी खाता धारक है उसके अकाउंट में पर्याप्त मात्रा में रकम होता है, और उस रकम के माध्यम से कई प्रकार के लेन देन कर सकता है। एटीएम कार्ड के माध्यम से कहीं पर भी जाकर वो पैसा निकाल सकता है, या कहीं पर भी दुकान के माध्यम से कोई वस्तु खरीद सकता है, या कोई भी व्यापार के माध्यम से वो वस्तु का लेन देन कर सकता है। तो ये डेबिट कार्ड जो होता है एटीएम कार्ड की तरह काम करता है। तो इस प्रकार से 30 वर्षों के बाद में यही एक स्वरूप रहेगा, एक मुद्रा का लेन देन का, जो सर्व सुविधा युक्त लेन देन समझा जाता है। इसमें थोड़ा सा सावधानी यही ध्यान देना है कि
लेन देन जब किया जाएगा तो सावधानी पूर्वक से जो पिन कोड या ओटीपी नंबर ऐसा सब आता है या खाता नंबर, इसको गुप्त या गोपनीय रखा जाता है और बैंक के द्वारा भी बार बार इसके बारे में बताया जाता है कि किसी भी प्रकार के ये गोपनीय ओटीपी नंबर है इसको ना बताया जाए, या अकाउंट नंबर ना बताया जाए, या अपने डेबिट कार्ड का नंबर इसको ना बताया जाए, ये जानकारी दिया जाता है। लेकिन सर्व सुविधा युक्त ये जितने भी मुद्रा का जो लेन देन या यहाँ पर एक बैंक के द्वारा दिए गए सुविधा लोगों के लिए भविष्य में एक अच्छा तरीका बन सकता है। आगे इस चैप्टर के बाद में हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत अगले पीरियड में करेंगे। धन्यवाद।